हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर नंबर 11 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एफएमबीडीए, जिसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, इस पेपर को हम कैसे रेडी करें। इसका नाम दरअसल तो होना चाहिए था एफएमबीडीए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका कोड बना रखा है एफएमडीए, तो कभी एफएमबीडीए बोल देते हैं, कभी एफएमडीए बोल देते हैं। इट्स द सेम थिंग। ये एक बहुत ही प्यारा सा पेपर है, थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ पे नंबर आमतौर पे स्टूडेंट्स कम पाते हैं, रैंक होल्डर्स तक के कम नंबर है। क्यों ऐसा होता है? उसके बड़े कारण ये है कि ये मैथमेटिकल पेपर है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मजेदार आपको लगेगा, अगर आपको फाइनेंस में रुचि है आप डेफिनेटली यही डिसाइड करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते वक्त ही डिसाइड करोगे कि क्या फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हो। कई लोग जो फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सीएफए, एफआरएम, एमबीए की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनको इसी पॉइंट पे समझ में आता है कि क्या उनको उस सब्जेक्ट से प्यार हुआ या नहीं हुआ। आपको भी ये डिसीजन लेने का अब मौका मिल रहा है, तो एफएमबीडीए का एक ओरिएंटेशन समझ करके या फिर एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ करके इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं कि इस पेपर में क्या है, कैसे पढ़ना है और कितने समय में ये पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नो योर सिलेबस में देखो, अपने एक एक करके ना इस पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे। मैं आपके सामने रखूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपको उसको कैसे तैयार करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक चैप्टर आता है जिसे हम मॉड्यूल कह सकते हैं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज लार्जली थियोरिटिकल, तो इसमें ज्यादातर तो थ्योरी है, लेकिन दो एरियाज हैं जो कि प्रैक्टिकल है। एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि एग्जाम में टेस्ट नहीं होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। कोई एमसीक्यू में आ गया तो अलग बात है। वैसे ही रिस्क एंड रिटर्न है, जिसके लंबे चौड़े सवाल तो नहीं आएंगे। एट मैक्स इससे आपको कोई एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। सो चैप्टर 1 में लार्जली जो कुछ भी है वो थ्योरी है, और थ्योरी के बाद का जो प्रैक्टिकल एरिया है वो बहुत छोटा छोटा एरियाज है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एंड रिटर्न नाम से। एंड ये दोनों एमसीक्यू की शक्ल में अगर आ गए तो आ गए, अदरवाइज इनके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। फिर आता है सेकेंड चैप्टर, जो कि है इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर्स इन योर एंटायर सिलेबस, एंड पूरा थ्योरी है। अब ये सुनकर के आपको और खराब लगेगा कि थ्योरी, एक प्रैक्टिकल पेपर में और ज्यादा थ्योरी। हाँ जी भाई, यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा थ्योरी इंस्टीट्यूट ने डाल रखी है अपनी मैट में। अनफॉर्चुनेटली हमें भी पढ़ना पड़ता है, तो हम ऑब्वियसली उसको पढ़ते हैं, बट सही मायने में आप इसे छोड़ करके भी तैयारी कर सकते हो। कैसे, मैं बताऊंगा, 2 ही मिनट बाद बताऊंगा। तो ये भी भाई बड़ा सारा चैप्टर है, इसमें थ्योरी है। कुछ एक एरियाज हैं, छोटे मोटे एरियाज, जहां पे कमर्शियल पेपर वगैरह के छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं, बट वो बहुत ही छोटे हैं। मतलब लार्जली बोल सकता हूँ 90% ऑफ द कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज थियोरटिकल, एंड छोटा मोटा पोर्शन है जो कि प्रैक्टिकल के तौर पे देखने को मिल सकता है। आगे आते हैं, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इंटायरली प्रैक्टिकल। और इस प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे तो 4 बड़े एरियाज हैं। एक एरिया जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड एरिया, एंड यहाँ पे आप बेसिकली इंटरेस्टिंग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और प्रेजेंट करना सीखते हैं। ये इस तरह की एनालिसिस है जो कि आपको मदद करती है कोई भी दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, कोई भी दो ऐसी कंपनियों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए जो कंपनियां पॉसिबली बहुत बड़ी छोटी हैं, बहुत आपस में बहुत डिफरेंस है। एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत छोटी कंपनी है, उनको भी आप कंपेयर कैसे करेंगे, एनालिसिस है, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। एंड इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस भी है, यानी आप ओवर द इयर्स कैसा कर रहे हो तो उसका भी ट्रेंड एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। जितनी सुनने में हवाबाजी लग रही है, जितनी बड़ी बातें लग रही है, उतना बड़ा कुछ है नहीं। टोटल मिला के 5-6 इलस्ट्रेशन हैं, जिसको अगर आपने मास्टर कर दिया तो एग्जाम में एक क्वेश्चन नक्की है, आएगा ही आएगा। जी हाँ, बहुत ही सिंपल एरिया है। 7 मार्क्स कैसे उठने हैं आपको पता चल जाएगा इतने से एरिया को कवर करने से। फिर आता है टॉपिक लाइक रेशियो एनालिसिस, कॉमन एरिया है, हमने 11-12 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, बीकॉम में पढ़ा होगा, तो ये वही चीज है, सिंपल सा टॉपिक है। सवाल आते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगता है, बट अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया 7 मार्क्स आपके जेब में जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो और फंड फ्लो, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है एग्जाम में। कैश फ्लो और फंड फ्लो आमतौर पे मैं कह सकता हूं कि दिस इज एन एरिया जो कि आप अकाउंट्स में और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हो। एफएम में उसके कुछ ही ग्लिम्सेस हैं, तो जो भी हैं ठीक है, सिंपल सा एरिया है, यू कैन डेफिनेटली मास्टर दिस। लेकिन मास्टर कहां करना है, अकाउंट्स के टॉपिक में। एफएम में आके सिर्फ इसके कुछ सवाल बना करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के चैप्टर पे। ऑब्वियसली इसके 2 ही पार्ट हैं। पहला पार्ट है सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादा थ्योरी के इस पर्टिकुलर एरिया से। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपको ये बताता है कि जो भी आप कैपिटल जुगाड़ रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर डेट, जहां से भी पैसा आप लेकर के आते हो बिजनेस में, वो पैसे की सही कीमत क्या है, किस कॉस्ट पे वो आपके पास में आया है, उन सब चीज की जानकारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में देखने को मिलती है। फिर कैपिटल बजटिंग एक इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पे आप ये डिसाइड करते हो कि किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, बड़े बड़े काम करने हैं कि नहीं करने, हाँ बोले कि ना बोले, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े डिसीजन है जिसको आप कैपिटल बजटिंग नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग एरिया है, थोड़ा सा एरिया आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स होता है, बट आप मोटा मोटी इस चैप्टर के शुरुआत में इससे बहुत अच्छा कनेक्ट करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा फंसाने लगेगा आपको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा एरिया है, इस बहुत बड़े एरिया में कई एरियाज अंदर छुपे हुए हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने आप में एक एरिया है, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पे आ जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट से। ऐसे ही रिसीवेबल का मैनेजमेंट, पेबल्स का मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, कैश और अदर्स, ये सारे एरियाज हैं जो यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे मोटे एरियाज लाइक टंडन कमेटी वगैरह वगैरह भी यहाँ पे रैप्ड अप रहते हैं। इंटरेस्टिंग एरिया है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो ये डेफिनेटली तैयार करने को है। गोज विदाउट सेइंग, जितने भी चैप्टर्स की हम बात करें, हमारी जो मैट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसमें ये सारे कवर्ड है। इसके बाद आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज और डिविडेंड नाम करके चैप्टर्स हैं। ये सारे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि 14 मार्क्स का आएगा ये 3 चैप्टर्स मिला करके, एंड इजीएस्ट पोर्शन रहता है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे, और इस पे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, तो डेफिनेटली इन 3 चैप्टर्स पे आपका ज्यादा ख्याल होना चाहिए। फिर इसके बाद में 4 चैप्टर्स लाइन से आते हैं, इन चारों चैप्टर्स का थ्योरी पोर्शन ही है, और इसे हम बीडीए कहते हैं, यानी बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, या फिर आप सिर्फ डेटा एनालिटिक्स भी इसको कह सकते हैं। ये चारों थ्योरेटिकल एरिया है, बहुत अच्छे से हम लोग अपनी क्लास में करते हैं, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बहुत कम समय में प्रिपेयर हो जाएगा। सो अनलाइक एफएम की थ्योरी, ये माथा खाएगा नहीं, थोड़ा इजी रहेगा, एंड अगर आपने इसको मास्टर किया, एग्जामिनेशन में बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो, सिलेबस तो मोटा मोटी समझ में आ गया। इस सिलेबस का जो ब्रेकअप है, इंस्टीट्यूट तो कहता है 80-20 का ब्रेकअप है, 80 मार्क्स का एफएम आएगा और 20 मार्क्स का क्या आएगा, बीडी आएगा। सही मायने में ये आपके हाथ में रहता है, आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत तोलमोल कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, लेकिन उससे पहले छोटा सा कि भैया हमारा जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन तो यार सिर्फ 85 आवर्स है। यस, अगर आप 50 बार बैठोगे 2-2 घंटे के लिए तो मोटा मोटी ये फिनिश हो जाएगा। आई हैव आल्सो कंसिडर्ड फॉर इनएफिशिएंसीज एज वेल, इसीलिए मैंने ज्यादा स्लॉट्स लिख दिए हैं, पर 50 स्लॉट में अगर आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है तो फिर आपको क्या ही चाहिए। तो बहुत ही जल्द इसको अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो जल्द से शुरू करो, जल्द से फिनिश करो, पूरा पेपर रैप हो जाएगा बहुत जल्दी। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए एमसीक्यू का सेक्शन है, तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2-2 मार्क्स के एक होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और वहीं पे सेक्शन बी की अगर बात करें तो वहां पे 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 7 में से 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट में छोड़ सकते हैं, एंड यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं 5 प्रैक्टिकल और 2 थियोरेटिकल। तो इसमें क्या होगा ना, अगर कोई प्रैक्टिकल का दीवाना है, वो चाहे तो 7 में से पूरे 5 के 5 वो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता है। लिटरली पूरे पेपर में सिर्फ प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हो, थ्योरी को हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत एमसीक्यू के लिए चाहिएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई थ्योरी क्वेश्चन को करे बिना पूरे पेपर को 100 नंबर का प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा भी, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि यार हमने पेपर का कर रखा है एबीसी एनालिसिस, यानी कौन से चैप्टर्स हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, इजी है कि नहीं है, हार्ड है कि क्या है, सब चीज को आपके सामने रखा है और इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। एबीसी एनालिसिस एक कमाल की एनालिसिस होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कैटेगरी ए में वो चैप्टर्स आते हैं जो इजी होते हैं और एग्जाम में आते हैं, इजी से नंबर मिल जाते हैं, यहाँ पे मेहनत कम लगती है। इनको हम अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं और इनको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं जो कि आते ही हैं तो आप इसमें मिस नहीं करना चाहोगे, आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहोगे। अगर आपके सिलेबस के बारे में बात करूं, ऑल्दो इट इज टू अर्ली कि हम सिलेबस को इतना डिटेल में डिस्कस करें, बट फिर भी कैटेगरी ए में इतने चैप्टर्स आते हैं, जिसमें रेशियो, कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला पोर्शन, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, लेवरेज और एमसीक्यूज, ये सारे पोर्शंस हैं जो कि कैटेगरी ए में आते हैं, यानी इजी कैटेगरी में आते हैं, स्कोरेबल कैटेगरी में आते हैं। ये 72 मार्क्स का लॉट है। फिर 28 मार्क्स में कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल के 2 क्वेश्चंस आते हैं 14-14 नंबर के, तो 28 नंबर यहाँ पे हुआ। इसको मैं कैटेगरी बी में डालता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सवाल भी थोड़े बड़े नेचर के आते हैं, तो सवाल में गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। फिर आता है कैटेगरी सी, जिसमें मैंने एफएम की थ्योरी और बीडीए की थ्योरी के दोनों क्वेश्चंस को डाल दिया है। ये भी 14-14 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मिलाकर के 28 नंबर की थ्योरी ये भी होगी। इसको कैटेगरी सी में डाला क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि आप इसे साइड कर सकते हो, आप चाहो तो एग्जाम में इसी को ऑप्शन में निकाल सकते हो। वैसे पेपर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पेपर लीक भी आपके सामने मैं कर देना चाहता हूं। मैं आपको एग्जैक्टली ये कह सकता हूं कि
बिकॉज हमने इतना रिसर्च किया हुआ है, हमने इतना स्ट्रैटेजाइज किया हुआ है, हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, एंड उसी चीज को आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे कि अगर हम बात करें अपने पेपर की, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो डेफिनेटली एमसीक्यू से आएगा। तो 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के विदाउट नेगेटिव मार्किंग 30 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू है, एंड यही आपको पास कराने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। 2A आता है एफएम की थ्योरी से, 2B आता है बीडीए की थ्योरी से, यानी बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की थ्योरी से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप चाहे तो एग्जाम में इसको छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं, दोनों क्वेश्चन 7-7 नंबर के आएंगे। 3A और 3B में आपको टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस देखने को मिलता है। टूल्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे कैश फ्लो, फंड फ्लो, यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेशियो एनालिसिस की, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंपैरेटिव कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस की। वो जो जितने टूल्स वाले पोर्शन है उन सबको मिलाकर के 2 क्वेश्चन आएंगे 7+7। पर यहाँ बात खत्म नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 4A भी टूल्स वाले पोर्शन से ही आएगा। तो कहना गलत नहीं होगा कि रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो और कंपैरेटिव कॉमन साइज वाले स्टेटमेंट को मिला लें तो टोटल इतने चैप्टर्स मिला करके 3 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, जो कि 21 मार्क्स कॉम्प्राइज करता है। नाउ दैट्स नॉट लेस, डेफिनेटली यही टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता हमारे लिए। 4B जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से इजी है, तो इसमें 7 मार्क्स आप उठा सकते हैं। 5 और 6 अगर आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर स्पेसिफिक है। जैसे कैपिटल बजटिंग पूरा एक 7+7 के कैटेगरी में 14 नंबर का क्वेश्चन है। फिर वर्किंग कैपिटल में भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि 7+7 के ब्रेकअप से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम 7A और 7E की बात करें तो 7A में डिविडेंड चैप्टर या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा, और 7B में लेवरेज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका वेटेज होगा 7+7। एंड एट द एंड क्वेश्चन नंबर 8A और 8B में बीडीए से संबंधित थ्योरी होगी, जिसको आप अगर अच्छे से लिखते हैं तो 7+7 के स्ट्रक्चर में आप इसको देख सकते हैं, शायद 4+4 आप उठा भी सकते हैं। तो आउट ऑफ 14 यू कैन स्कोर 8 और अ लिटिल हियर एंड देयर इफ यू आर गुड एनफ प्रिपेयर्ड फॉर बीडीए। तो 8A को और B को आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, प्रोवाइडेड आपने बीडीए की थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है। इसके अलावा एक छोटा सा और काम रह जाता है, वो है 60-40 स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर मैं खुल करके एक वीडियो बनाऊंगा। ये एक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कोई भी पेपर में 60 लाने का सफर आसान कर सकते हो। और ये कैसे आएगा सेपरेट वीडियो में मैं आपके लिए रख दूंगा, बट उसके लिए इसी वीडियो के कमेंट में आपको जाकर के 60-40 मेंशन करना होगा। अगर आपने 60-40 बहुत सारे बच्चों ने मेंशन किया तो मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह कोई भी पेपर में 60-40 स्ट्रैटेजी को यूज करके आप पेपर में 60 के आसपास के स्कोर ला सकते हो, और फेल होने से तो डेफिनेटली बच सकते हो। सो यस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यहां तक आकर के देख लियो तो डेफिनेटली यू मस्ट बी इंप्रेस्ड। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आता रहता है, जो कि आपके लिए सीएमए की पूरी जर्नी को बहुत आसान करेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।